अब हम लोग देखते हैं भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, कि आखिर भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वह किस प्रकार हुआ। तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में दो व्यवस्था थी, दो प्रकार की व्यवस्था थी। एक था ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा था देसी रियासत। एक जो प्रांत था वह ब्रिटेनों के अधीन था, जिसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, और दूसरा देसी रियासत, जहां पर देसी रियासतों का शासन था, देसी राजाओं का क्या था, तो शासन था। तो पहला ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासत, याद रखेंगे। तो पहला देश ब्रिटिश प्रांत के अधीन था और दूसरा देसी रियासतों के अधीन था, याद रखेंगे। जहां ब्रिटिश प्रांत था, इस ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था। इस ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, याद रखेंगे। और देसी रियासतों में किसका शासन था, तो देसी राजाओं का शासन था। तो जब हम लोग का स्वतंत्रता की प्राप्ति की समय थी, तो भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, एक ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत और दूसरा देसी रियासतों के अंतर्गत। जो ब्रिटिश प्रांत था वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, और जो देसी रियासतें थीं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से देसी राजाओं का शासन था। कैसे, तो प्रत्यक्ष रूप से, याद रखेंगे। उस समय भारत में 565 देसी रियासतें थीं, जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 565। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 565 थी, याद रखेंगे। तो 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या हो गया, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत के देसी रियासतों पर से ब्रिटेन की सर्वोपरिता को समाप्त कर दिया।
चूंकि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, तो इस अधिनियम में क्या किया गया कि ब्रिटिश संसद ने चूंकि ब्रिटिश संसद का भारतीय जो देसी रियासत थे उस पर ब्रिटेन का प्राधिकार था, लेकिन इस 1947 के जो इंडियन फ्रीडम का जो अमेंडमेंट था, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत के देसी रियासतों पर से ब्रिटेन की सर्वोपरिता को समाप्त कर दिया। ब्रिटेन की सर्वोपरिता को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। हमने क्या देखा कि भारत में आजादी के समय दो तरह की व्यवस्था थी, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत जो था उस पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण था, लेकिन देसी रियासतों पर प्रत्यक्ष रूप से देसी राजाओं का नियंत्रण था। याद रखेंगे। तो अब देखिए, जब 1947 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो उस कंडीशन में जो ब्रिटिश संसद थी वह भारत को सत्ता देने में लग गई, लेकिन वह भारत को ऐसे ही सत्ता नहीं देना चाहती थी, वह भारत को खंड खंड कर देना चाहता था। तो इसके लिए वह काफी प्रयास कर चुका था। तो ब्रिटिश सरकार को जब लगने लगा ब्रिटिश सरकार को जब लगने लगा कि भारत की स्वतंत्रता अवश्यम भावी है, भारत की स्वतंत्रता अवश्यम भावी है, तो उसने भारत को खंड खंड कर देने की, अर्थात अलग अलग कई टुकड़ों में बांट देने की उसने पूरी तैयारी कर चुकी थी। तो उसने भारत को खंड खंड में बांट देने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। पूरी व्यवस्था कर ली थी। एक तरफ जहां मुस्लिम लीग पाकिस्तान को एक अलग प्रांत बनाने की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने देसी राजाओं को स्वतंत्र कर दिया। देसी राजाओं को स्वतंत्र कर दिया। अंग्रेजों ने देसी राजाओं को क्या कर दिया?
स्वतंत्र कर दिया। जब देसी राजाएं स्वतंत्र हो गए, जब देसी राजाएं स्वतंत्र हो गए, जब देसी राजाएं स्वतंत्र हो गए, होने लगे, तो भारत में यह समस्या उत्पन्न हो गई कि भारत अब छोटे छोटे खंडों में बंटने लगा। भारत अब छोटे छोटे खंडों में बंटने लगा। अब देसी राजाओं के पास तीन विकल्प थे। देसी राजाओं के पास तीन विकल्प थे। देसी राजाओं के पास तीन विकल्प थे। कि वे या तो भारत में रहें, कि वे या तो भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, या फिर स्वतंत्र हो जाएं। अब देखिए, तो यहां तक पहले कहानी समझिए। जब भारत शासन अधिनियम 1947 लागू हुआ तो उस कंडीशन में ब्रिटिश संसद ने सोचा कि अब तो भारत को स्वतंत्र करना अवश्यम भावी हो गया है, क्योंकि भारत को अब स्वतंत्र करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। तो इसके बाद ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना भारत को टुकड़ा टुकड़ा करके और इन्हें स्वतंत्र किया जाए, ताकि इन्हें जुड़ने में काफी समय लगेगा। तो उसने क्या किया कि ब्रिटिश जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया। और जब स्वतंत्र किया तो देसी राजाओं के पास तीन विकल्प थे। एक तो या तो पाकिस्तान में चला जाए, या फिर भारत में चला जाए, या फिर वे स्वतंत्र रहें, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग था वह पाकिस्तान, एक अलग पाकिस्तान की मांग करने लगा था। उस समय एक अलग पाकिस्तान प्रांत बनने लगा था। तो भारत को डर लगने लगा कि यदि देसी रियासतें स्वतंत्र होने लगेंगे तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उन देसी रियासतों को मिला लिया जाए। तो इन तीनों विकल्पों में 549 देसी रियासत क्या हो गए? तो इन तीनों विकल्पों में 549 देसी रियासत भारत में शामिल हो गए। याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 549 देसी रियासत स्वतंत्र हो गए। यदि याद रखेंगे कि यदि देसी रियासत, अब एक तो डर समाने लगा कि यदि देसी रियासत क्या हो गए कि स्वतंत्र हो जाएंगे तो एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, तो लड़ने लगेंगे। और जब इनके बीच लड़ाई होगी तो भारत की तरक्की कभी भी नहीं हो पाती। यदि देसी रियासतें स्वतंत्र हो जाती
वे आपस में लड़ने लगते हैं। आपस में लड़ने लगते हैं और भारत कभी तरक्की नहीं कर पाता। तो यदि सभी देशी रियासतें स्वतंत्र हो जाते हैं तो एक दूसरे से आपस में क्या करने लगते हैं, तो लड़ाई करने लगते हैं। तो इस कारण भारत जो था उसकी कभी तरक्की नहीं हो पाती। तो भारत के उस समय गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब देखा गया कि देशी रियासतें स्वतंत्र होने लगी तो अगर वे स्वतंत्र हो जाती हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं और भारत की कभी तरक्की नहीं हो पाती। तो लौह पुरुष के नाम से विख्यात, तो लौह पुरुष के नाम से विख्यात लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि उस समय भारत के गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर दृढ़ निश्चय के साथ पांच सौ उनचास देशी रियासतों को क्या कर दिया, तो स्वतंत्र करा दिया। 549 देशी रियासतों को स्वतंत्र करा दिया। अब देखिए, जब 549 देशी रियासतों को स्वतंत्र करा दिया तो ये सभी लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर दृढ़ निश्चय के साथ 549 देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। याद रखेंगे, स्वतंत्र नहीं करा दिया बल्कि भारत में शामिल कर दिया। भारत में शामिल कर दिया। भारत में क्या किया, तो शामिल कर लिया। तो इस प्रकार 3 देशी रियासतें, कितनी देशी रियासतें, तो 3 देशी रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई। याद रखेंगे, 3 देशी रियासतें, जबकि 3 देशी रियासतें
कौन कौन? एक तो जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर तथा जम्मू कश्मीर। भारत में शामिल नहीं हुए, भारत में शामिल नहीं हुए। तो देखिए, तो जब देसी रियासतें स्वतंत्र होने लगी, तो जब देसी रियासतें स्वतंत्र होने लगी तो भारत को ऐसा लगने लगा कि यदि सभी देसी रियासतें स्वतंत्र होने लगे तो उस कंडीशन में ये अलग अलग टुकड़ों में बट जाएंगे और उसके बाद एक दूसरे से क्या करने लगेंगे? तो झगड़ा करने लगेंगे और इस कंडीशन में भारत की जो तरक्की है वह अवरुद्ध हो जाएगी, भारत की तरक्की रुक जाएगी। तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कम से कम स्वतंत्र तो नहीं होने देंगे, देसी रियासतों को स्वतंत्र नहीं होने देंगे और इन्हें भारत में मिलाकर ही रखेंगे। तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 549 देसी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। लेकिन 3 देसी रियासतें, एक जूनागढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा हैदराबाद, ये तीनों भारत में शामिल नहीं हुए, याद रखेंगे। लेकिन अब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रियासती मंत्रालय का निर्माण किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए क्या बनाया था? तो एक रियासती मंत्रालय का निर्माण किया था, याद रखेंगे, रियासती मंत्रालय। का गठन किया था। रियासती मंत्रालय का गठन किया था। अब देखिए, ये जो 549 थे, ये तो आसानी से क्या हो गए? तो शामिल हो गए। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि बाकी जो बचे 3 हैं, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और उसके बाद जम्मू कश्मीर, इन्हें कैसे शामिल किया जाएगा? तो इसके लिए काफी पापड़ बेलना पड़ गया। तब देखिए हुआ क्या कि हैदराबाद को पुलिस बल का प्रयोग करके भारत में शामिल किया गया। भारत में शामिल किया गया क्योंकि जो हैदराबाद का निजाम था,
हैदराबाद का निजाम पुलिस से भयभीत हो गया था। पुलिस से भयभीत हो गया था। तो हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया? तो पुलिस का प्रयोग करके जबरदस्ती हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया, क्योंकि पुलिस के कारण जो हैदराबाद का निजाम था वह काफी भयभीत हो गया था, डर गया था। तो इसी कारण उसे कहां पे शामिल कर लिया गया? तो भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया? तो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के उस समय राजा कौन थे? हरि सिंह। याद रखेंगे कि उस समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह थे, जो क्या थे? तो हिंदू थे। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, आज भी है, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो एक दिन पाकिस्तानी कबायलियों ने उन पर हमला किया। तो हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? भारत से। भारत से मदद मांगी। तो भारत ने क्या किया कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन तब जब आप हमारे देश में शामिल हो जाएंगे तब। तो इसी डर से जो जम्मू कश्मीर था वह अभी भारत में शामिल हो गया। याद रखेंगे, वह भी भारत में शामिल हो गया। तो जब मदद मांगी हरि सिंह ने भारत से, तो भारत ने हरि सिंह को जम्मू कश्मीर के साथ, हरि सिंह को जम्मू कश्मीर के साथ भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। भारत में विलय पत्र पर तो भारत ने हरि सिंह को जम्मू कश्मीर के साथ भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया। और मजबूरन जम्मू कश्मीर को
मजबूरन जम्मू कश्मीर को हरि सिंह के द्वारा भारत में विलय करना पड़ा। विलय करना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे हरि सिंह, जो कि एक हिंदू थे। तो उस समय उन पर जो पाकिस्तानी कबायली थे वे हमला करते रहते थे। तो एक दिन जब हमला किया हरि सिंह पर पाकिस्तानी कबायलियों ने, तो वे डर के मारे भारत से मदद मांगी। और जब उन्होंने भारत से मदद मांगा तो इसके बदले में भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को आपको भारत में क्या करना पड़ेगा, तो विलय करना पड़ेगा। तो मजबूरी बस राजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर सहित भारत में विलय करना पड़ा, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हो गया। अब अंतिम था जूनागढ़। जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल कराया गया। जूनागढ़ कहां पे है, तो गुजरात में, याद रखेंगे, जूनागढ़ गुजरात में। तो जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी, याद रखेंगे। पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी, पर लोगों ने इसका काफी विरोध किया। क्योंकि यह एक हिंदू बहुल क्षेत्र था, जो जूनागढ़ था वह एक हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो लोगों ने क्या किया, पुरजोर विरोध किया, पूरा विरोध किया। और इस प्रकार जनमत संग्रह के आधार पर कठोर कार्रवाई करके भारत सरकार ने जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार जितने सारे देशी रियासतें थीं सभी क्या हो गए, तो अब भारत में शामिल हो गए। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो उन्होंने अथक प्रयास से लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर एक रियासती मंत्रालय का गठन किया और एक एक करके 549 देशी रियासतों को अपने देश में शामिल कर लिया। लेकिन तीन जो देशी रियासतें थीं वे अभी तक शामिल नहीं हो पाई। एक का नाम था जूनागढ़, एक का नाम था हैदराबाद और तीसरे का नाम था जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद था
उसे तो पुलिसिया कार्रवाई करके, पुलिस का बल का प्रयोग करके आसानी से उसके निजाम सहित, हैदराबाद के निजाम सहित कहां पे शामिल कर लिया गया, तो भारत सरकार ने अपने अधीन शामिल कर लिया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था तो वहां का राजा था हरि सिंह, जो कि हिंदू था, और उस समय जम्मू कश्मीर पर जो पाकिस्तानी कबीलियाई थे वे हमेशा हमला करते रहते थे। तो एक दिन जब उन्होंने हमला किया तो इसी भय से वे राजा हरि सिंह भारत से मदद मांगी। तो भारत ने एक शर्त रखा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारे देश में शामिल होना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर को आपको भारत में शामिल करना पड़ेगा। तो मजबूरी बस राजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हो गया। जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है वह एक हिंदू बहुल क्षेत्र था, लेकिन वहां के तत्कालीन शासक ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों ने इसका काफी विरोध किया। तो जनमत संग्रह के आधार पर कठोर कार्रवाई करके भारत सरकार ने जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार सभी देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि भारत जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो कौन कौन से भाग हैं और उनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसे हम लोग देखें। तो सबसे पहले भाग एक, अगर बात की जाए भाग एक की, तो भाग एक में क्या क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक याद रखेंगे। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर कहां तक है, 4 तक। भाग 2 में क्या है, तो भारत की नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में भारत की नागरिकता का वर्णन है, अर्थात सिटीजनशिप याद रखेंगे। सिटीजनशिप जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता का वर्णन है, जो कि भाग 2 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, याद रखेंगे। कौन सा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार याद रख, फंडामेंटल राइट्स। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व, तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, और ये कौन कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो 36 से लेकर 51, 36 से 51। तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व का वर्णन है, जो कि भाग 4 में है। इसके बाद भाग 4 क भी है। भाग 4 को
एक और पार्ट में बांटा गया है, भाग 4 क, जिसमें मूल कर्तव्य का वर्णन है। कौन? मूल कर्तव्य का वर्णन। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी याद रखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है, मूल कर्तव्य का वर्णन है। उसके बाद भाग 5 में, भाग 5, इसमें संघ का वर्णन है। किसका? संघ, अर्थात केंद्र शक्ति के बारे में वर्णन है भाग 5 में, याद रखेंगे। और यह जो मूल कर्तव्य है भाग 4 क में, यह इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 51 क। तो मूल कर्तव्य को भाग 4 क में रखा गया है, जबकि अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, याद रखेंगे। अब है संघ, भाग 5 में है संघ, अर्थात यूनियन, और इसका जो अनुच्छेद है, तो संघ को कितने अनुच्छेद में रखा गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं। तो 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक में किसका वर्णन है? तो संघ का वर्णन है, यूनियन का वर्णन है। भाग 6, भाग 6 में किस चीज का वर्णन है? तो भाग 6 में राज्य का वर्णन है, स्टेट, याद रखेंगे, स्टेट। और कितने अनुच्छेद में? तो 152 से 237, 152 से 237, इसमें भाग 6 का वर्णन है, अर्थात राज्य का वर्णन है। इसके बाद भाग 7, भाग 7 याद रखेंगे। इसमें जो है भाग 7 की पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन है, याद रखेंगे। तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन है, याद रखेंगे। भाग ख का वर्णन है। और इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238। अब इस अनुच्छेद 238 को निरसित कर दिया गया है, निरसित अर्थात समाप्त कर दिया गया है, याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 238 है उसे क्या कर दिया गया है? तो उसे समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि 238 को, अनुच्छेद 238 को समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं भाग 8 में। भाग 8 में किसका वर्णन है? तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, याद रखेंगे। और इसे किस किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसे 239 से 242 के अनुच्छेद में रखा गया है। तो भाग 8 में 239 से 242 का अनुच्छेद है। इसके बाद भाग 9, भाग 9 को दो पार्ट में बांटा गया है, एक 9 क और दूसरा 9 ख। तो भाग 9 के क में देखा जाए तो इसमें किस चीज का वर्णन है? तो नगर पालिका का वर्णन है, नगर पालिका, याद रखेंगे, नगर पालिका का वर्णन है, अर्थात म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी का वर्णन है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो म्यूनिसिपैलिटीज का, अर्थात नगर पालिका का अनुच्छेद 234 से लेकर 234 5
पालिका का जो अनुच्छेद है वह 234 ए से लेकर 234 ओ तक वर्णन है। याद रखेंगे कि भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन है, म्युनिसिपैलिटीज का, जो कि अनुच्छेद 234 ए से 234 ओ तक है। भाग 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन है। भाग 9 ख में किस चीज का वर्णन है? तो सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों का। याद रखेंगे भाग 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 243 पी, 243 पी से लेकर 243 जेड तक है। याद रखेंगे 243 जेड तक है। इसके बाद भाग 10 में, भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है, और इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 244 और 244 क। इसमें अनुच्छेद 244 और 244 क को रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। 244 ए कहें या 244 क कहें, तो यह रखा गया है किसे? तो भाग 10 को। अगला देखते हैं भाग 11। भाग 11 हैं भाग 11 पर। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच, संघ अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध का वर्णन है। केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध, इनके बारे में बताया गया है। तो भाग 11 में संघ अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को बताया गया। यह किस अनुच्छेद में रखा गया है इसे? तो इसे अनुच्छेद किस में रखा गया है? तो 245 से लेकर 263 तक, 245 से 263। इसके बाद भाग 12। भाग 12 में जो वित्त है, संविदाएं हैं, संपत्ति है और वाद, वित्त, संपत्ति, वाद और संविदा, इन सभी का वर्णन है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो भाग 12 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 264 से 300 तक, 264 से 300 तक। इसके बाद भाग 13 VVI है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है।
इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो इसके अंतर्गत 301 से 307, 301 से लेकर 307, 301 से लेकर अनुच्छेद 307 भाग 13 के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं भाग 14 पे। भाग 14 यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 14, तो भाग 14 के अंतर्गत इसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक भाग 14 और एक भाग 14 ए या क। तो भाग 14 के अंतर्गत में क्या लिखा गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, सर्विस हैं, वह भाग 14 के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? तो अनुच्छेद आते हैं 308 से लेकर 323 तक। 323 तक। अब भाग 14 क, भाग 14 क या 14 ए, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो अधिकरण आता है। अधिकरण, याद रखेंगे, अधिकरण, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 323 का क और 323 का ख, यही दो अनुच्छेद आते हैं। अर्थात यह भाग 14 का क्या है? तो एक प्रकार का उपखंड है। अब आते हैं भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, इलेक्शन का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, इलेक्शन का वर्णन है, चुनाव का वर्णन है। इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो कहां से कहां तक? तो 324 से 329, 324 से 329 तक। याद रखेंगे। अब आता है भाग 16। भाग 16, तो भाग 16 के अंतर्गत, भाग 16 के अंतर्गत 329 से 343। याद रखेंगे। भाग 16 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 329 से लेकर 343 तक, 329 से 343। अब भाग 17। भाग 17, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। किसका? राजभाषा का वर्णन है। याद रखेंगे, राजभाषा। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 343 से 351, 343 से 351, जिसके अंतर्गत भाग 17 आता है और इसमें राजभाषा का वर्णन है। अब आते हैं भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। आपात उपबंध जो कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से। आपात उपबंध का वर्णन है भाग 18 में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 352 से 360, जो राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है, राष्ट्रपति शासन के समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 से 360 विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल होता है। हम लोग सबकी चर्चा करेंगे बारी बारी से डिटेल में। भाग 19 में क्या आता है? तो भाग 19 में प्रकीर्ण आता है। क्या आता है? प्रकीर्ण। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद? तो 361 से 367, 361 से 367, 361 टू 367। इसके बाद आता है भाग 20। भाग 20, भाग 20 में
संविधान संशोधन का वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन का वर्णन है। केवल 368 अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 368 वास्तव में यहीं से समाप्त हो जाता है, लेकिन दो भागों को और हम लोग देख लें तो अनुच्छेद भाग 21, भाग 21 की बात की जाए तो इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष अनुच्छेद का वर्णन है, विशेष उपबंध का वर्णन है। अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का वर्णन है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत, तो 369 से लेकर 392 तक, 369 से 392 तक आएंगे। और अंतिम भाग 22, अंतिम भाग कौन है, तो भाग 22 जिसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम प्रारंभ, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें हम लोग शुरू में ही जान लेंगे। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में चर्चा है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन याद रखेंगे। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 393 से 395, अनुच्छेद 393 से 395। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल 22 भाग और 22 भागों में किन किन चीजों का वर्णन किया गया और इस प्रकार 395 अनुच्छेद हैं और किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो इसे बार बार रिपीट करके सुनते रहें तो लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसे नोट्स बना लेंगे तो काफी बेहतरीन होगा क्योंकि ऐसे चीजें जल्दी आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी। इतना शानदार जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें और उसके बाद सुन लें तो आसानी से ये चीजें हमारे आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और कभी इसे भूलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे हम लोग किसका, तो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन और कई राज्यों का निर्माण। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य कब कब निर्मित हुए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।